कल कहाँ तक आ गए थे? इलेक्शन तक। इलेक्शन कब जरूरी हो जाता है बेसिकली? ठीक है जी, इसके ऊपर केस का नाम लिखो एक। कल वाले से कंटिन्यू कर लो सीधा यूं का यूं। मोहम्मद अफजल। अफजल। हाँ जी, मोहम्मद अफजल वर्सेस गुलाम कासिम। कल वो बेनामी का आ गया था। बेनामी का बिल्कुल एक नाम वाला सेक्शन भी आएगा इसमें, ध्यान रखना। ठीक है जी। बट ये भी कहीं ना कहीं इसी तरफ ही निकल रहा है। ठीक है, लिखिए किसका नाम। ठीक। आओ जरा एक बार इसी को माइंड में रखते हुए, सूरत यही देखते हुए, इसी को मन में रखते हुए आओ जरा एक बार पढ़ते हैं क्या कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। जहां पर वेयर एक बंदा प्रोफेसिस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, प्रोफेसिस करता है। प्रोफेसिस का मतलब बेसिकली तो होता है फ्यूचर के बारे में बोलना, भविष्यवाणी करना बेसिकली। भविष्यवाणी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि भाई फ्यूचर का किसी को नहीं पता और उसके बारे में कहना। कई सारी चीजें ऐसे होती हैं जो फ्यूचर में पता होती हैं क्या होने वाला है, ठीक है जी, उसके बारे में स्टेटमेंट बोलना प्रोफेस हो जाता है। टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी क्या करता है, भविष्यवाणी करता है कि वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी कर देगा विच ही हैज नो राइट टू ट्रांसफर, जिस प्रॉपर्टी का उस बंदे को राइट ही नहीं है ट्रांसफर करने का। एंड एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, और उस सेम ट्रांजेक्शन में कन्फर्स एनी बेनिफिट, कोई बेनिफिट कन्फर कर देगा किसको, ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के ओनर पर। अब सच ओनर मस्ट इलेक्ट, अब ये जो ओनर है, ठीक है जी, जिसकी प्रॉपर्टी ऐसे आदमी ने बेच दी है, ट्रांसफर कर दी है जिसके पास राइट ही नहीं था, ठीक है जी, मस्ट इलेक्ट, मस्ट को जरा बॉक्स कर लेना, मस्ट इलेक्ट ईदर टू कंफर्म सच ट्रांसफर, या तो वो कंफर्म करेगा, उसको चुनाव तो करना पड़ेगा, देखो सीधी सिंपल सी बात है, इलेक्ट ईदर टू कंफर्म सच ट्रांसफर और टू डिसेंट फ्रॉम इट, या फिर उससे निस्तारण करना होगा उसको, या तो कंफर्म करेगा या फिर मना करेगा। एंड इन द लेटर केस, इस बाद का केस है ना, ही शेल relinquish the benefit so conferred, अगर वो मना कर रहा है, लेट्स से कंफर्म नहीं कर रहा है, तो ये जो ऊपर बेनिफिट है ना, जो सेम ट्रांजैक्शन से बेसिकली ओनर को मिले हैं, ठीक है जी, इनको रेलिंक्विश करना होगा, छोड़ना पड़ेगा ओनर को। एंड द बेनिफिट सो रेलिक्विश्ड, और जो बेनिफिट रेलिक्विश किए गए हैं, शेल रिवर्ट टू द ट्रांसफरर, ये ट्रांसफरर को रिवर्ट हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे, और हिज रिप्रेजेंटेटिव, या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव को वापस चले जाएंगे, एज इफ, जैसे कि इट हैड नॉट बीन डिस्पोज्ड ऑफ, कि यह डिस्पोज ऑफ जैसे हुआ ही नहीं, ये ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं, ये प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंगली हुई ही नहीं है, ठीक है जी। सब्जेक्ट नेवरदलेस, जहां पर ट्रांसफर अगर ग्रेट्युटस है, एंड ट्रांसफरर हैज बिफोर द इलेक्शन, और ट्रांसफर जो है उसके पास इलेक्शन से पहले जो डाइड, मर गया है, और अदरवाइज बिकम इनकेपेबल, या फिर वो अदरवाइज इनकेपेबल हो गया है, ऑफ मेकिंग ए फ्रेश ट्रांसफर, किस लिए, कि एक फ्रेश ट्रांसफर कर सके, ठीक है जी। एंड इन ऑल केसेस, और उन सभी केसेस में जहां पर ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन, अगर वो कंसिडरेशन में हुई है, टू द चार्ज ऑफ मेकिंग गुड टू द डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, ठीक है जी। अब चार्ज की तरह कंफर्म हो गया है कि कुछ भलाई करनी है या फिर मेकिंग गुड करना है, किसको, जो भी डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है, जिसने भी ये प्रॉपर्टी खरीदी है, द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अटेम्प्टेड टू बी ट्रांसफर टू हिम, ठीक है जी। इन पार्ट को नेवरदलेस पढ़ो चाहे मत पढ़ो, अपना काम जो है बेसिकली हो चुका है, देखो। द फार्म ऑफ सुल्तानपुर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सी, और 800 रुपए की प्रॉपर्टी है, 1881 के हिसाब से बता रहे हैं।
ए एक कागज के द्वारा गिफ्ट कर देता है, इसकी घोषणा कर देता है, भविष्यवाणी कर देता है कि गिफ्ट कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा गिफ्ट करके मैं किसको, बी को। गिविंग बाय द सेम ट्रांजेक्शन, और सेम ट्रांजेक्शन से 1000 रुपए दे दूंगा सी को, या दे देता है सी को। अब सी को यह चुनाव करना होगा कि भाई वो 1000 रुपए रखे, प्रॉपर्टी देखो 800 रुपए की है, ठीक है। भाई सी को चुनाव करना पड़ेगा, या तो वो 1000 रुपए रख ले, या फिर वो रिटेन कर ले अपना फार्म, यानी 1000 रुपए वापस कर दे और अपना फार्म रिटेन कर ले, वापस ले ले। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। चलो विजुअलाइज कर लो, और ये देखो कल जो करवाया था ये हो गया, ठीक है। देखो ये इसका एक इंसिडेंट है, सेक्शन 35 का एक इंसिडेंट है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। आओ इसका जरा दूसरा इंसिडेंट देख लेते हैं। अ, किसी ने वो रिकॉर्डिंग दबा दी क्या मैंने? दबा रखी, चल। किसी ने वो मूवी देखी हो वास्तव, संजय दत्त की, 50 तोला 50 तोला देखिए, इसके सीन्स देखे हैं कभी। बेसिकली वो गैंगस्टर बन जाता है उस मूवी में, ठीक है ना। अब गैंगस्टर क्या काम करते हैं, सिर्फ वो नशे नशे का काम थोड़ी ना करते हैं, ठीक है ना। जिसमें सबसे ज्यादा पैसा होता है उसी में जाते हैं, जैसे बॉलीवुड में पैसा होता है तो बॉलीवुड में पैसा लगा दिया, जमीन में पैसा है तो जमीन में लगा दिया, ठीक है जी। पता नहीं वो, पता नहीं, मेरे संजय दत्त तो था उस मूवी में, अब मेरे को ये ध्यान नहीं आ रहा कि भाई वो वास्तव वास्तव में ऐसा सीन था, वास्तव में ऐसा सीन था, या फिर किसी दूसरी संजय दत्त की गैंगस्टर मूवी में था। सीन क्या था, अगेन संजय दत्त तो उसमें गैंगस्टर बना हुआ था, ठीक है। चलो जी, तो वो क्या करता है, मुंबई में या किसी आसपास के शहर में कोई बड़ा ही मौके की जगह पर मौके पर कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन है, और उस कंस्ट्रक्शन वो किस चीज की है, वो रेजिडेंशियल है, ठीक है जी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसमें एक बूढ़े बुढ़ा और बुढ़िया रहते हैं, ओल्ड मैन एंड ओल्ड लेडी, ठीक है जी। पति पत्नी है दोनों, ठीक है जी। बाल बच्चे जो है पता नहीं उनके आर्मी में हैं या फिर वो खत्म हो चुके हैं, पता नहीं उस मूवी में क्या था, मुझे नहीं पता, बट ये बूढ़ा बूढ़ी अकेले। अब संजय दत्त जो है बेसिकली जाता है इनको बोलने के लिए, हुल देने के लिए, हुल समझते हैं ना, हुल, चेतावनी, हुल देने के लिए जाता है कि भाई देखो तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो मुश्किल से 5-8 करोड़ की है, ये पकड़ो 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ पकड़ो, ठीक है। और साइड में तुम्हारे को ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक फ्लैट खरीद दिया है, ठीक है जी। ग्राउंड फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर होता है बेसिकली, नीचे जो ग्राउंड फ्लोर रहता है उस पर तो पार्किंग रहती है, ठीक है ना। तुम्हारे लिए एक फ्लैट खरीद दिया है, प्लस 10 करोड़ है, ये पकड़ो और छोड़ दो प्रॉपर्टी, ठीक है। संजय दत्त उस प्रॉपर्टी में कौन है, स्ट्रेंजर है, ओनर कौन है, लेट्स से ओल्ड मैन, ओ एम, ठीक हो गया। अब क्या मिल गए, स्ट्रेंजर ने, स्ट्रेंजर दत्त, संजय दत्त ने क्या करा है, ट्रांसफर कर दी है, और उसी ट्रांसफर यानी सेम ट्रांजैक्शन में बेनिफिट दे दिए हैं, ठीक है ना। अब ओल्ड मैन को इलेक्शन करना पड़ेगा, क्या इलेक्शन करना पड़ेगा, या तो वो बेनिफिट क्लेम करे या फिर इंजॉय करे, ठीक हो गया, या फिर सीधी सिंपल क्या होगा, कुछ झपझप हो रही है बंद हो गया वापस। अच्छा, या फिर, या फिर वो क्या करे, या फिर वो सीधा सिंपल रिटेन कर ले प्रॉपर्टी, ठीक है जी। बहुत सिंपल है,
ध्यान रखना, यह ऑप्शनल नहीं है। अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो एक्चुअल ओनर को इलेक्शन करना पड़ेगा। मस्ट इलेक्ट लिखा हुआ है सेक्शन के अंदर, और आई होप आपने मस्ट को बॉक्स कर लिया है। अगर नहीं किया है तो कर लो, देखो ये लिखा हुआ मस्ट इलेक्ट, कर लिया है तो अच्छी बात है, आगे देखो। सब्जेक्ट नेवरदलेस, अगर मान लो ग्रेट्यूटियस हुई है ट्रांसफर, सिंपल, तो ये सेक्शन की हम बात ही नहीं करेंगे। आओ जरा आगे। The rule in the first paragraph of this section applies whether the transfer does or does not believe, where the transferor does or does not believe that which he professes to transfer to be his own। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर ट्रांसफरर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, वैसे कर रहा है, ठीक है, उसको यह विश्वास है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है कि नहीं है, ठीक है ना। इस बात की कोई आवश्यकता नहीं, देखो एक्ट कह रहा है, 1881 का एक्ट कह रहा है, यानी अंग्रेज जिस प्रॉपर्टी पर नजर लगा लेगा, ठीक है जी, जिस प्रॉपर्टी का रेट लगा के जिस किसी को बेच दी। अब किसकी मुसीबत? उसकी जिसकी प्रॉपर्टी बिक रही है, उसकी मुसीबत है। देखो अंग्रेजों का कानून, न्याय इनका, और दिस इज ब्लडी एक्ट। अ पर्सन टेकिंग नो बेनिफिट डायरेक्टली अंडर ए ट्रांजेक्शन, एक बंदा जो डायरेक्टली बेनिफिट नहीं ले रहा है ट्रांजेक्शन में, बट ड्राइविंग ए बेनिफिट अंडर इट इनडायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली बेनिफिट ड्राइव कर रहा है, नीड नॉट इलेक्ट, उसको इलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन देख लेंगे। एक बंदा हु इन हिज वन कैपेसिटी टेक्स ए बेनिफिट अंडर द ट्रांजेक्शन मे इन अनदर डिसेंट देयर फ्रॉम। ठीक है जी, एक पार्ट के लिए वो ले रहा है बेनिफिट, दूसरे के लिए वो डिसेंट दूसरे के लिए मना कर सकता है, अगर प्रॉपर्टी बेसिकली पोर्शन के अंदर है तो। ठीक है जी, एक्सेप्शन टू द लास्ट प्रीसीडिंग 4 रूल्स, जो ये 4 रूल्स आ गए हैं उनका एक्सेप्शन, जहां पर एक पर्टिकुलर बेनिफिट इज एक्सप्रेस टू बी कन्फर्ड, एक्सप्रेसली कन्फर कर दिया गया है, किस पर? ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी पर, विच द ट्रांसफरर प्रोफेसेस टू ट्रांसफर, जिसके बारे में भविष्यवाणी हो गई है, एंड सच बेनिफिट इज एक्सप्रेस टू इन ल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और ये बेनिफिट किस लिए है? इन ल्यू, उस प्रॉपर्टी के बदले में है। इफ सच ओनर क्लेम द प्रॉपर्टी, यदि यह ओनर क्लेम करता है प्रॉपर्टी को, ही मस्ट रिलिंक्विश द पर्टिकुलर बेनिफिट, उन पर्टिकुलर बेनिफिट को रिलिंक्विश करना पड़ेगा, बट ही इज नॉट बाउंड टू रिलिंक्विश, लेकिन वो बाउंड टू रिलिंक्विश नहीं है एनी अदर बेनिफिट जो भी कन्फर हुए हैं अपॉन हिम बाय द सेम दूसरे सेम ट्रांजेक्शन से, कोई दूसरे बेनिफिट उसके पास आए। जो प्रॉपर्टी के बदले में बेनिफिट आया है वो रिलिंक्विश करनी पड़ेगी, जो बेनिफिट प्रॉपर्टी के बदले में नहीं आया उनको रिलिंक्विश करने की आवश्यकता नहीं है। एक्सेप्टेंस ऑफ द बेनिफिट बाय द पर्सन ऑन whom इट इज कन्फर्ड, एक्सेप्टेंस जो है किसकी बेनिफिट की, किस बंदे के ऊपर जिसके ऊपर कन्फर कर गए हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्शन, यस, कॉन्स्टिट्यूट कर देगा इलेक्शन। देखो एक आदमी ने बेनिफिट एक्सेप्ट कर लिए तो देखो उसने इलेक्ट कर लिया है, क्या इलेक्शन कर लिया वो? कि वो बेनिफिट एंजॉय कर रहा है, ठीक है, ट्रांसफर हो गई, अच्छी बात है। by him to confirm the transfer if he is aware of his duty to elect। ठीक है जी, अगर वह अवेयर है अपने या फिर उसको पता है कि भैया उसके पास डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन है, एंड ऑफ दो सर्कमस्टेंसेस, उन सर्कमस्टेंसेस में विच वुड इन्फ्लुएंस द जजमेंट ऑफ ए रीजनेबल मैन, जो इन्फ्लुएंस करेंगे रीजनेबल मैन की जजमेंट को, इन मेकिंग एन इलेक्शन, इलेक्शन करने की जो भी व्यवस्था है उसमें, और इफ ही वेव्स इंक्वायरी इनटू द सर्कमस्टेंस, या वो सिंपल जो है वो छोड़ देता है। अब उस मूवी के अंदर क्या होता है, वो आखिर में जो है वो बूढ़ा बुढ़िया जो है मर जाते हैं बेसिकली। ठीक है, फिर पता नहीं इससे कहानी शुरू होती है या इससे उसका जो गैंगस्टर होता है इससे उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या, वो मैं नहीं रिमाइंड कर पा रहा हूँ इसमें। और शायद ये वास्तव नहीं है, मैं कंफर्म भी नहीं, ठीक है, शायद वास्तव, पता नहीं जो भी। Such knowledge or waiver shall, in the absence of evidence to the contrary, be presumed, underline presume, if the person on whom the benefit has been conferred has enjoyed it for 2 years, underline करो, box कर लो, 2 साल तक अगर बिना कुछ भी कहे ओनर ने बेनिफिट इंजॉय कर लिए हैं, विदाउट डूइंग एनी एक्ट टू एक्सप्रेस डिसेंट, बिना मना किए या बिना कंडक्ट दिखाए कि भैया वो तो मना कर रहा है, वो प्रॉपर्टी नहीं देगा।
ठीक है जी, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा, ठीक है ना, कि इसने इलेक्ट कर लिया है। Such knowledge of waiver may be inferred from any act of his which renders it impossible to place the person interested in the property professed. Yes, जो वेवर करा है, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, वो कंडक्ट से भी हो सकता है, ठीक है जी। कंडक्ट कैसा कि वो कि एक पॉइंट पे इम्पॉसिबल हो जाए पुरानी कंडीशन में रेस्टिट्यूट करना सिस्टम। इलस्ट्रेशन, ए ट्रांसफर्स टू बी एन एस्टेट, ए जो है ट्रांसफर कर देता है बी को एक एस्टेट, टू विच सी इज एंटाइटल्ड, जो सी जिसका ओनर है, एंड एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, और उसी सेम ट्रांजैक्शन में सी को कोल माइन दे देता है, प्रॉपर्टी के बदले में कोल माइन। सी टेक्स पोजेशन ऑफ द माइन एंड एग्जॉस्ट इट, सी जो है पोजेशन ले लेता है, कब्जा अपना अख्तियार कर लेता है कोल माइन के ऊपर, और एग्जॉस्ट, और उसको कोयला निकालने लग जाता है उसमें से। he has thereby conferred the transfer of the estate to be, उसने कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई ठीक है ले लो प्रॉपर्टी। if he does not within एक साल after the date of the transfer signify to the transferer और his उसके रिप्रेजेंटेटिव को अपने इंटेंशन के वो कंफर्म कर रहा है या फिर वो मना कर रहा है ट्रांसफर से, द ट्रांसफरर या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव में अंडरलाइन में अपॉन द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड रिक्वायर हिम टू मेक हिज इलेक्शन, एक साल खत्म होने के बाद वो दोबारा से जा सकता है और बोल सकता है भाई अपना अपना चुनाव बता क्या कर रहे तू। एंड इफ ही डज नॉट कंप्लाई विद सच रिक्विजिशन, और फिर भी वो एक साल होने के बावजूद भी कंप्लाई नहीं करता है विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर ही हैज रिसीव्ड इट, ही शैल बी डीम्ड टू हैव इलेक्टेड टू कंफर्म द ट्रांसफर। वाह, समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसने ट्रांसफर कंफर्म कर दी है। इन केस ऑफ डिसेबिलिटी द इलेक्शन शैल बी पोस्टपोन्ड अंटिल, जब तक ये डिसेबिलिटी सीज ना हो जाए, या फिर अंटिल द इलेक्शन इज मेड बाय सम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या फिर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इलेक्शन ना करवा लिया जाए। ठीक हो गया, सिंपल सी बात। आगे आ जाओ। आओ जी। डिसेबिलिटी इसमें उसकी ये अनसंग माइंड वाला आ जाएगा ना, और माइंड हाँ वाला आ डिसेबिलिटी, जाएगा। हाँ। एक दूसरा लीडिंग केस लिखो, कूपर वर्सेस कूपर। ऐसे ही इंग्लिश केस है, ऊपर वर्सेस कूपर ऊपर। वर्सेस COOPER, कूपर वर्सेस कूपर, 1874, ये 35 है टीपीए का। 1874। हाउस ऑफ लॉर्ड्स लिखो, यूके की सबसे बड़ी कोर्ट। कल कल तो नहीं आए थे ना। कल काफी निकल गया इम्पोर्टेंट ना। हम्म, देखो एक पॉइंट इसमें आया था, विकास का सवाल था कि बेसिकली ये जो पॉइंट आया हुआ था कि मान लो अगर ट्रांसफरी जो है वो डिसअपॉइंटेड रह जाए, ठीक है ना, इस सेक्शन के अंदर सिर्फ एक हेडिंग बना लो, राइट ऑफ ए डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। 35 के अंदर ही। हाँ, राइट ऑफ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, disappointed transferee under following circumstances. Number one, where the transfer is gratuitous। एक काम करना, आज अपनी जो सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग है ना, उसका एक फोटो खींच के मेरे को देना, ठीक है ना। एक वो क्या करें हम, क्या करें हम, ये केस। कौन सा केस। डिक्टेशन कर देते हैं राइट ऑफ द। हाँ, पहला पॉइंट लिख लिया, वेयर द ट्रांसफर। where the transfer is gratuitous, नंबर वन लिख लिया ये, ठीक हो गया।
हम जो डिसअपॉइंटेड जो ट्रांसफरी है उसका राइट कर रहे हैं, जहां आप सवाल पूछ रहे थे। ठीक है जी। नंबर 2, ट्रांसफरर डाइज और बिकम्स इनकेपेबल। Number 3, where transfer is with consideration, comma, whether transferer alive or dead। ठीक है जी, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड टू गेट रीजनेबल कंपनसेशन from transferer or his LRs। और ये जो रीजनेबलनेस है, ये रीजनेबल कितनी होगी, जितनी बेसिकली वैल्यू प्रोफेस करी थी, कि इतनी वैल्यू में प्रोफेस कर रहा है ट्रांसफर के, मैं प्रॉपर्टी आपके पास ट्रांसफर कर दूंगा, उतना रहेगा रीजनेबल। आओ जरा 36 पे आ जाओ। अपॉइंटमेंट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट्स डिटरमाइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन एंटाइटल। ठीक है जी, क्या पीरियोडिकल पेमेंट हो सकती है? ठीक है जी, बिल्कुल हो सकती है। आगे आ जाओ, कोई खास करने का इसके अंदर कुछ है नहीं। 37 में आ जाओ, अपॉर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन सिवरेंस। नहीं है काम कहीं भी, सिर्फ हेडिंग से कर लो, काफी है। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, ट्रांसफर बाय पर्सन अथोराइज्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस टू ट्रांसफर। ये इलस्ट्रेशन देख लो, बहुत बार पूछ लेते हैं। ए एक हिंदू विडो है जिसका हस्बैंड हैज लेफ्ट कोलेट्रल हेयर्स, कोलेट्रल हेयर लेफ्ट करके छोड़कर गया है। एलेजिंग दैट, एलेज करती है दैट द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हर, जो उसके द्वारा प्रॉपर्टी हेल्ड करी गई है, एज सच इज इनसफिशिएंट, वो इनसफिशिएंट है फॉर उसकी मेंटेनेंस के लिए। एग्री फॉर पर्पस नीदर रिलीजियस नॉट चैरिटेबल, अब वो एग्री हो जाती है, और पर्पस क्या है, ना तो रिलीजियस है ना ही चैरिटेबल है। टू सेल एक खेत, एक खेत या एक फील्ड या एक किला बेचने के लिए। पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी, जो उस प्रॉपर्टी का पार्ट है जिसके अंदर कलेटरल हेयर्स हैं। टू बी, किसको बेच रही है वो? बी को बेच रही है। बी सेटिस्फाई हो जाता है हिमसेल्फ बाय रीजनेबल इंक्वायरी, जो भी उसने रीजनेबल इंक्वायरी करी है उससे, दैट के जो इनकम है प्रॉपर्टी की इज इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट है ए की मेंटेनेंस के लिए। एंड यह के द सेल ऑफ द फील्ड इज नेसेसरी, कि ये जो खेत की जो बिकाई है या इसको बेचना पूछने का जो सिस्टम चल रहा है ना, वो जरूरी है। एंड एक्टिंग इन गुड फेथ, और वो गुड फेथ में एक्ट कर देता है, क्या करके? खरीद कर उस खेत को ए से। ठीक है जी। ए is between b, a between b on the on one part and a and the collateral here on the other part, a necessity for the sale shall be deemed to have existed। yes, ये अगर लेट्स से, अब देखो इसके अंदर भी वही हो रहा है, collateral हेयर्स है, और ए ने जो कि हिंदू विडो है, 1881 की बात कर रहे हैं, उसके पास कोई भी सिवाय मेंटेनेंस के अलावा कोई राइट नहीं होता था। एक बंदा जिसके पास सिर्फ किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस का राइट है, वो जमीन बेच रहा है। समझ पा रहे हो? सिंपल। अगर 35 से इनडायरेक्टली लिंक करना चाह रहे हो तो कर दो, मालिक थोड़ा, मालकिन थोड़ी ना है वो प्रॉपर्टी की। ठीक है जी। लेकिन अगर खरीदने वाले ने रीजनेबल इंक्वायरी करी है, रीजनेबल इंक्वायरी करने के बाद सेटिस्फेक्शन, यानी गुड फेथ में क्या सेटिस्फाई कर रहा है खुद को, कि भैया जरूरी है उसका ये किला खरीदना, या फिर जो बेच रही है या बेच जो रहा है जरूरी है ऐसा करना,
मेंटेनेंस के लिए सही या और किसी रीजन के लिए, ठीक है जी, वो खरीद लेता है, ट्रांसफर वैलिड है ये। अदरवाइज अगर मान लो रिलीजियस या नॉन चैरिटेबल है, ठीक है जी, या पायस ऑब्लिगेशन के अलावा प्रॉपर्टी भी करी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो भी हिंदू विडो लिखा हुआ है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। सिंपल, 20 दिसंबर 2005 2004 के बाद तो खत्म ही कर दिया है। 20 दिसंबर 2004 के बाद अगर पायस ऑब्लिगेशन रिलीजियस चैरिटेबल के अलावा अगर प्रॉपर्टी बेच दी है तो जिम्मेदारी नहीं है, प्रॉपर्टी वापस भी देनी पड़ सकती है, ठीक हो गया। इसके अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ट्रांसफर जहां पर थर्ड बंदा जो है वो एंटाइटल हो जाए टू मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए, वेयर थर्ड पर्सन हैज राइट टू रिसीव मेंटेनेंस, एक थर्ड बंदा है जिसका राइट टू रिसीव मेंटेनेंस है, और एक प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ मैरिज फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, किससे, इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो कुछ भी आ रहा है उससे मेंटेनेंस रिसीव करना है, या फिर एडवांसमेंट ऑफ मैरिज के जो बेनिफिट है वो लेना है। एंड सच प्रॉपर्टी ट्रांसफर, और यह प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है, द राइट में बी एनफोर्स अगेंस्ट द ट्रांसफर, जो राइट है अब किसके अगेंस्ट में यूज किए जाएंगे, ट्रांसफरी, ट्रांसफरी कौन, जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जिसके पास ट्रांसफर होकर प्रॉपर्टी गई है, ठीक है जी। देखो एक एक्ट आपको याद आएगा, ये देखो जी, इस प्रॉपर्टी से, इधर ध्यान दो ना फैन को, थोड़ा मेरे को नहीं आएगा, मुझे नहीं, ये उछल रहा है क्या, देखो जी, इस प्रॉपर्टी में से ये एक फैमिली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 बंदे हैं, ठीक है जी, सारे तो मेंटेन होने हैं। अच्छा इसमें क्या है, इसमें कुछ लड़कियां भी हैं, ठीक है ना, इन लड़कियों की शादियां भी होनी है, इसी प्रॉपर्टी की इनकम से ही होगी, ठीक है, चाहे गुड फेथ में ही सही, ठीक है ना। चलो, एक परचेजर आया और उसने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, टीपीए की दृष्टि में जिसने प्रॉपर्टी परचेज करी है वो ट्रांसफरी बन गया है, ट्रांसफरर ट्रांसफर करने वाला, ट्रांसफरी ट्रांसफर में लेने वाला, ठीक हो गया। ध्यान रखो, इक्विटी क्या कह रही है कि ये ऑब्लिगेशन, अब ये जो मेंटेनेंस है, ध्यान रखना, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या फिर जो एग्रीमेंट हुआ है किसका, परचेज वाला, उसमें ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दो ही बंदे हैं, ये जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं ना इस प्रॉपर्टी में से, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन हैं। अब ध्यान रखना, ये बंदे, इनकी मेंटेनेंस कहां जाएगी, ये बंदे अब ट्रांसफरी से मेंटेनेंस क्लेम करेंगे, याद आ रहा है एक एक्ट, अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है जी, अडॉप्शन एंड अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के लास्ट सेक्शन 24 25 26 27 28, ठीक है जी, वहां पर, बट वहां पर एक्सेप्शन है, यहां पर फिलहाल तक तो एक्सेप्शन आया नहीं है, आओ जरा एक बार पढ़ लेते हैं। if he has notice thereof or if the transfer is gratuitous, या फिर ट्रांसफर कैसी है, चैरिटेबल फ्री में है, बट नॉट अगेंस्ट ट्रांसफर, उस ट्रांसफरी के अगेंस्ट में क्लेम नहीं करेंगे जिसने कंसीडरेशन यानी पैसे के बदले में प्रॉपर्टी खरीदी है, एंड के ऊपर प्लस लगाओ, कोई नोटिस भी नहीं था इस प्रकार के राइट का कि कुछ बंदों का मेंटेनेंस का भी राइट है, नोर अगेंस्ट सच प्रॉपर्टी इन हिज हैंड, ठीक है जी, अपने अपने हाथ में जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट में ऐसा कुछ राइट है उसको नहीं पता था, सेम लैंग्वेज है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के उस सेक्शन में, और आई होप शायद ये 28 ही है लास्ट सेक्शन, सही, देखें, देखना चाह रहे हो,
जहां पर एक सेकंड, जहां पर डिपेंडेंट इनका राइट है कि वो रिसीव करे मेंटेनेंस आउट ऑफ द स्टेट, वही संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सच स्टेट, या फिर उसका कोई पार्ट ट्रांसफर हो गया है। अब राइट टू रिसीव मेंटेनेंस में बी एनफोर्स अगेंस्ट द ट्रांसफरी, सेम लैंग्वेज। यदि जो ट्रांसफरी है उसको नोटिस था इस राइट का, या फिर यह ट्रांसफर ग्रेचुइटियस हुई है, फ्री में हुई है, परंतु नोट अगेंस्ट वो वाला ट्रांसफरी जिसने कंसिडरेशन के बदले में प्रॉपर्टी ली है और उसको कोई नोटिस नहीं था इस राइट का। सेम लैंग्वेज चल रही है। मैं हटा रहा हूं उसको, ठीक हो गया। चलो आगे आ जाओ। कौन सा सेक्शन गया? 39 गया है सेक्शन, ठीक है जी। 40 करवाना है, चलो 40 पे आते हैं। बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड, ठीक है जी। किस चीज का बर्डन है? ऑब्लिगेशन का, जो इम्पोज हो रही है किस चीज पर? रिस्ट्रिक्शन के लिए। क्या? किस प्रकार से यूज करना है किसी जमीन का? जहां पर फॉर द मोर बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ हिज ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी, किस लिए? मोर बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए। एक थर्ड पर्सन हैज इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर और ऑफ एनी ईजमेंट देयर ओन, ठीक है जी। अनदर और ईजमेंट को अंडरलाइन कर लो। ए राइट टू रेस्ट्रेन द इंजॉयमेंट, ठीक है जी। एक राइट और मिलता है उसको, क्या? कि रेस्ट्रेन करे इंजॉयमेंट को इन ए पर्टिकुलर मैनर ऑफ द लेटर प्रॉपर्टी। ये पर्टिकुलर मैनर में, जो ये बात की प्रॉपर्टी उसको पर्टिकुलर मैनर में करे। अब सीधी सिंपल सी बात है भाई, इस खेत के अंदर रास्ता मत बनाओ, या इस खेत के अंदर सवेरे सवेरे भैया खाद मत डालो, ठीक है ना। या इस खेत के अंदर जो है हम किसी प्रकार का यूरिया एक्सेट्रा ये नहीं डालेंगे, इसको जैविक खाद वगैरह देंगे, ठीक है जी। सीधी सिंपल सी बात, ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है उस जमीन की बेनिफिशियल इंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेट से जमीन का टुकड़ा काफी बड़ा, लेट से 100 एकड़ है, उस 100 एकड़ में से तकरीबन हर एकड़ में ट्यूबवेल लगा के देखा है, कुआं डाल के देखा है, लगभग सारे के सारे खेतों के अंदर, मतलब एब्सोल्यूट खारा पानी नहीं कह सकते, लेकिन मतलब ठीक सा पानी नहीं है। लेकिन इस 100 एकड़ में 10 खेत ऐसे हैं जिसके अंदर क्या शानदार पानी है, ठीक हो गया। अब सीधा सिंपल, जिस बंदे ने ये कुएं खोद रखे या फिर ट्यूबवेल लगा रखे, अपने पूरे 100 एकड़ की सिंचाई इन 10 एकड़ से करता है वो, ठीक है जी। अब देखो उसने क्या करा है, रिस्ट्रिक्टेड यूज कर दिया उनका, ताकि मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट कर सके। क्या कर दिया उसने? 10 एकड़ में बाग लगा दिया। बाग उगने से क्या होगा, या बाग लगने से क्या होगा? एक तो जैसे फसल को पानी देने की आवश्यकता होती है, बाग को एक समय के बाद पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, बस उसकी कटाई छटाई करनी पड़ती है, ठीक हो गया। लेट से आम का बाग लगा दिया उसके ऊपर, या फिर पेड़ का, या फिर मिक्स फ्रूट्स का, जैसे आजकल तो फूड गार्डन, क्या बोलते हैं उसको? फूड गार्डन बोलते हैं क्या? ऐसे बोलते हैं, मतलब ऐसे 2-3 एकड़ का एक पूरा, जैसे 4 एकड़ का वो झुंड बना देते हैं, झुंड के खेत का पूरा क्यार बना देते हैं, और उसके ऊपर इस तरीके, जैसे जो उसका चार दीवारी रहेगी ना उस खेत की, उस पे तो बड़े बड़े पेड़ लगेंगे, बड़े बड़े फ्रूट के, जैसे आम के पेड़ लगे, फिर बीच में क्या है, बीच में लीची के लग गए, फिर अमरूद के लग गए, फिर आड़ू के लग गए, अनार के लग गए, इस हिसाब से उस खेत के अंदर चले जाओ, आपको हर प्रकार का फ्रूट का पेड़ मिल जाएगा उसमें, ठीक है। ऐसे ऐसे फ्रूट भी लग जाते हैं इस टेक्नोलॉजी से, ये जो टेक्निक आई है, ठीक है जी, टेक्नोलॉजी का नाम उचित नहीं है, टेक्निक से, जो अदरवाइज यहाँ नहीं लगते, ठीक है जी। अब क्या है, रिस्ट्रिक्टेड यूज है, अगर चाहे तो भाई करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। और ऑफ ऑब्लिगेशन अनेक्स टू ओनरशिप बट नॉट अमाउंटिंग टू इंटरेस्ट और ईजमेंट, जहां पर थर्ड बंदा एंटाइटल है टू द बेनिफिट ऑन ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से है वो बाउंड, ठीक है जी। एंड अनेक्स टू द ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप से जुड़ा हुआ है ये, बट नॉट अमाउंटिंग टू एन इंटरेस्ट देयर इन ऑन ईजमेंट, ये इंटरेस्ट और ईजमेंट पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है जी। सच राइट और ऑब्लिगेशन में बी एनफोर्स, यह जो राइट और ऑब्लिगेशन है इसको एनफोर्स कराया जा सकता है किसके अगेंस्ट से? ट्रांसफरी, ट्रांसफरी के अगेंस्ट में, विद नोटिस, नोटिस देकर, देयर ऑफ, या फिर ग्रेचुइटियस ट्रांसफरी, जो फ्री में प्रॉपर्टी, उससे तो कुछ भी मनवा लो, फ्री में प्रॉपर्टी जो ले रहा हो तो मेंटेन भी करेगा, उसको नोटिस हो चाहे ना हो,
ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय बट नॉट अगेंस्ट ए ट्रांसफरी जिसने कंसिडरेशन और विदाउट नोटिस जो है ये प्रॉपर्टी खरीदी है, सीधी सिंपल सी बात, या उसके प्रॉपर्टी उसके हाथ में आई। ठीक है जी, आपने पूरा 100 का 100 एकड़ ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है जी, आपने उस 100 एकड़ में, ठीक है, 10 एकड़ का बाग लगा रखा है, आपने उसको मना कर दिया, खबरदार ये 10 एकड़ का बाग तूने छेड़ दिया, 10 एकड़ का बाग नहीं छेड़ना, ना तो खत्म है। ठीक है, अब वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, एक बार प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूं, फिर 10 एकड़ में भी देख लूंगा। ठीक है जी, लेकिन क्या है, सीधा वसीका नवीस से कह के डीड के अंदर लिखवा दिया है कि भैया शर्त ये है कि इस जो ये जो 10 एकड़ का जो बाग है ये रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए ही देगा वो। सिंपल हो गया। चलो, है ना, सेक्शन 11 का फिर से आ गया है ना, सेक्शन 11 के एक्सेप्शन के जैसा आ गया। वरना आप क्या बोल रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी तो एब्सोल्यूट ही जाएगी। ठीक हो गया। रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, आओ, बहुत फेमस केस है जिसका बार बार जिक्र आ चुका है, आओ जरा एक बार कर लेते हैं उसको आज। टुक या टक, TULK वर्सेस मैक्शे मोक्शे, ये बहुत बार आ चुका है, इसको कर लो जरा। सेक्शन 11 तो बेसिकली जनरल रूल है, ये सेक्शन 40 पे। ठीक है जी, देखो प्रॉपर्टी देख लेते एक बार, समझ लेते कैसे है। ये देखो, ये है आपकी प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, इसमें साइटेशन वैसे 1874 उसमें, ठीक है ना। लेट से अगर नहीं भी मिले तो ध्यान रखो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के केस है, सारे के सारे 1881 का तो केस है, बेसिकली एक्ट है, ठीक है ना। तो इसमें साइटेशन नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। देखो, ये एक प्रॉपर्टी है, ये जो एरिया है जिस पे निशान लगाया है ये कंस्ट्रक्टेड है खाली, बीच में गार्डन है या नौलखा बाग है, लेट से जन्नत बाग कोई भी है, ठीक है ना। ये इसका ओनर है, ओ इसका ओनर है, ठीक है। ये ट्रांसफर कर देता है किसको, ट्रांसफरी को, मिस्टर टी कर देता हूं, ट्री कर देता हूं ट्रांसफरी। ठीक है, शर्त क्या है, शर्त है कि ये जो बाग है भाई इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, नो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ध्यान रखना, ये आप अपने माइंड से सोच रहे हो कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सिर्फ ट्रांसफर, परचेज और सेल करके ही हो रही है, ये आप सोच रहे हो, मैं आपको नहीं कह रहा, ना ये एक्ट आपको कह रहा है। अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आ रहा है तो लीज कह सकते हो उसको, रेंट पे कहोगे तो फिर वो रेंट डीड, फिर वो तो हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट की बात विषय वस्तु हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है ना, ये आपको हर सेक्शन पढ़ते से माइंड में रखना है। ठीक हो गया, चलो ठीक हो गया, डन है, इतना समझे। देखो, फिर ये ट्री से प्रॉपर्टी जो है ये कहाँ गई है, ये गई है मिस्टर बी के पास, बी से यह प्रॉपर्टी मिस्टर सी के पास गई है, सी से यह प्रॉपर्टी डी के पास गई है, डी से यह प्रॉपर्टी ई के पास गई है। ई को भी नोटिस है इस बात का, ठीक है ना, ये जो कंडीशन इस बात का नोटिस है ई को, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अटेम्प्ट करता है क्या, कंस्ट्रक्शन छिड़वाने का। ठीक है जी,
अब कोई लेट से अगर ओ जिंदा है तो ओ, अगर ओ जिंदा नहीं है तो ओ का एल आर कोई भी, ठीक है जी, वो इंजंक्शन शॉर्ट करने के लिए कोर्ट में पहुंच जाता है। इंजंक्शन समझते हो ना, कंस्ट्रक्शन रुकवाने के लिए, ठीक है। देखो सेक्शन हमने पढ़ दिया, रिस्ट्रिक्टेड यूज की कंडीशन लगा सकते हैं दो द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड, ठीक है। ध्यान रखो मैंने बोला है ई को नोटिस है इस बात का, सेक्शन पढ़ो और जवाब दो, सिंपल। कोर्ट इंजंक्ट करेगी यस या फिर नो? यस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, सीधी सिंपल सी बात है, इंजंक्ट करवा दिया इस केस में, ठीक है जी। एक दूसरा केस लो, लिखो, जामा मस्जिद, हाँ, वर्सेस के देव 1962, सेम फैक्शन। आओ जी जरा, इलस्ट्रेशन देख लो, पहले इसका 40 का, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बेचने के लिए सुल्तानपुर किसको, बी को, वाइल द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल इन फोर्स ही सेल्स सुल्तानपुर टू सी, हु हैज नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसको नोटिस था कॉन्ट्रैक्ट का, बी में एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट सी, अब जो बी है वो अगर चाहे तो सी के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करा सकता है टू द एक्सटेंट एज अगेंस्ट ए, जो भी ए के अगेंस्ट में उतना, सीधा सिंपल सी बात है। आओ जरा 41, ट्रांसफर बाय ओस्टेंसिबल ओनर, अंडरलाइन करो, ओस्टेंसिबल ओनर, ओस्टेंसिबल ओनर का मतलब होता है मुंह बोला या बेनामी, बेनामी ओनर, ये कागज पे नजर आएगा, ये वैलिड नजर आएगा, बट ये होता नहीं है। शेल कंपनियां सुनी आपने, एक टर्म सुनी होगी शेल कंपनीज, नकली कंपनीज, ठीक है जी। मेरे को याद आ रहा है कई साल पहले की खबर है, ये एक बार क्रैक डाउन चला था, ठीक है ना, किन के ऊपर, जैसे एक समय पे ना मतलब बहुत ही मतलब हजारों अरबों करोड़ों रुपयों का कारोबार जो है शेल कंपनीज के थ्रू इस देश के अंदर स्कैम चलाया जा रहा था, ठीक है जी। एक बहुत बड़ी कंपनी जो कागज के ऊपर एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी, जिसका टर्नओवर ही पता नहीं कितने कितने हजार करोड़ का है, ठीक है जी, उस कंपनी का सीईओ, उस कंपनी का डायरेक्टर कहाँ रह रहा है, धारावी में किसी झुग्गी में पड़ा हुआ है, तैयारी कर रहा है, मेकअप कर रहा है, उसने जाके भीख मांगनी बाहर जाके, ठीक है जी। दिल्ली की सड़ी हुई झुग्गी बस्ती के अंदर एक बहुत बड़ी शेल कंपनी का, ठीक है जी, मालिक बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं है उसके खाते में, जो उसके नाम पे कंपनी चल रही है, उस कंपनी के खाते में हजारों करोड़ों रुपए हैं, अरबों खरबों रुपए हैं, ठीक है ना। लेकिन वैसे चेक करते हैं तो पूरी कंपनी है, पूरी कंपनी एग्जिस्टेंस में है, ठीक होगा, सिंपल समझ पा रहे हो, चलो जी। आओ जरा, जहां पर विद द कंसेंट, कंसेंट के साथ एक्सप्रेस कंसेंट हो या फिर इंप्लाइड कंसेंट हो, अंडरलाइन कर लेना, किस बंदे की, ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस बंदे की कंसेंट जो इंटरेस्टेड है किसमें, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, ध्यान रखना सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। एक बंदा इज द ऑस्टेंसिबल ओनर, एक बंदा कौन है, ऑस्टेंसिबल ओनर है ऑफ सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का, एंड ट्रांसफर कर देता है उसको कंसिडरेशन के बदले में। अब जो ट्रांसफर है शेल नॉट बी वॉइडेबल, वह वॉइडेबल नहीं होगी ऑन द ग्राउंड दैट, इस ग्राउंड पर दैट के ये जो ट्रांसफरर है ना वॉज नॉट अथोराइज्ड टू मेक इट, देखो ओनर है बट वो अथोराइज नहीं है ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। ध्यान रखना ये जो टर्म है आपकी ओस्टेंसिबल ओनर, आप इसको समझने के लिए, मैंने आपको समझने के लिए इसका मीनिंग बताया, लेकिन टीपीए में कई प्रकार के ओनर ऐसे हैं जिनके पास बेसिकली ट्रांसफर की अथॉरिटी नहीं होती। ये सेक्शन 11 के जितने भी आपसे आपने एक्सेप्शन पढ़े हैं सारे ओनर ऐसे ही, ठीक हो गया। बट ऑस्टेंसिबल को समझने के लिए मैंने आपको मीनिंग बताया,
ठीक हो गया। सिर्फ इस ग्राउंड पे कि भाई इसके पास तो अथॉरिटी ही नहीं थी तो इसने कैसे बेच दी, चलो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर देते, बिकम्स वॉइडेबल कर देते हैं, बिकम्स वॉइडेबल कर देते हैं बेसिकली, ठीक है ना। प्रोवाइडेड दैट, परंतु लेकिन किंतु परंतु ट्रांसफरी जो है, आफ्टर टेकिंग रीजनेबल केयर टू एसरटेन दैट ट्रांसफरर हैड पावर टू मेक द ट्रांसफर, हैज एक्ट इन गुड फेथ, लेकिन किंतु परंतु, ठीक है जी, वॉइडेबल होने से बचाने के लिए एक चीज कोर्ट के सामने प्रूव करनी पड़ेगी, क्या, कि इस ट्रांसफरी ने बेसिकली रीजनेबल इंक्वायरी करी है, और अपनी रीजनेबल इंक्वायरी करने के बाद फिर इसने गुड फेथ में यह विश्वास करके कि भैया ये जो ट्रांसफर है बिल्कुल वैलिड है और ट्रांसफर के पास अथॉरिटी है, उसने प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफर करवा दी, यानी वो ट्रांसफरी बन गया है, ठीक है जी। ये कंडीशन है इस सेक्शन की 41। सिंपल। जब तक इस सेक्शन के अंदर बेनामी नहीं डालेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे बेनामी डालोगे तो फिर दिमाग चलने लग जाएगा। मैं कहता हूं बेनामी डालना ही। एक आदमी जिसके पास रिस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी आई है, ठीक है जी, नहीं बेच सकता आगे, बट क्या वो बेनामी है? नहीं। बट क्या वो इंग्लिश में ऑस्टेंसिबल ओनर है? हाँ। हाँ, अगर वो आगे ट्रांसफर कर दे कागज में तो उसके नाम पे उसकी बोल वो रही है, यस, कागज में उसके नाम पे बोल रही है प्रॉपर्टी, ठीक है जी, बिल्कुल वैलिड है वो प्रॉपर्टी, लेकिन उसके पास आगे बेचने कुछ के अलाइनेट करने के राइट्स नहीं है। एक परचेजर आए और गुड फेथ में उससे प्रॉपर्टी खरीद ले, ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, सर इस पे हाँ। एक क्वेश्चन है। हाँ। तो अगर मान लो कोई हिंदू अनडिवाइडेड वो फैमिली है हाँ। की प्रॉपर्टी है जो जॉइंट प्रॉपर्टी, हाँ। और उसमें कोई ऐसी कंडीशन है भाई तो आगे इसको सेल नहीं कर पाएगा, तो इसमें गुड फेथ में वो जो खरीदेगा वो ऑब्स्टेंशियल ओनर वो उसको करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जया दयाल पोद्दार ऐसा होता नहीं ना। हमने कौन से ऐसे केस में या सेक्शन में ऐसा पढ़ा कि भाई जो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी वो बिक नहीं सकती? नहीं बिक तो सकती है अगर मान लो कोई कंडीशन लग जाए हाँ। किसी भी चीज की। हाँ, ना वो तो फिक्स करना पड़ेगा ना। देखो, जहाँ पे जो चीज उत्पन्न हो ही नहीं सकती, मान लो हम इसके अंदर क्या है, ओस्टेंसिबल ओनर डालने की बात करें, इसमें कैसे आएगा? इसमें आएगा नहीं। आप बेसिकली क्या कह रहे हो कि एक जॉइंट जो हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, देखो जरा, हाँ, जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है, इसमें एक ओस्टेंसिबल ओनर डालना है, हम्म, नहीं आएगा, क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी को मैनेज कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है, करता रहना है। ठीक है जी। ठीक ऑस्टेंसिबल ओनर वो जो कागज में तो है लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है, कौन सा? किसी बच्चे को लगाओगे, बच्चे को तो हाथ लगाने ही नहीं देंगे प्रॉपर्टी को, बच्चे के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, आपने बच्चा मान लिया, बच्चे के हाथ से प्रॉपर्टी बिकवा रहे हो, उसको नोटिस नहीं है, फिर ये कैसे बताएंगे जो ट्रांसफरी है? नीचे कंडीशन आ गई है कि ट्रांसफरी ने गुड फेथ में ली है, समझ पा रहे हो? ठीक है ना, नहीं बनेगा। और हाँ, यूं है कि भाई सीधा सिंपल सवाल बताओ, अगर उनके सवाल के ऊपर कंसंट्रेट करते हो, सवाल क्या है? जो सर ये जो सेक्शन 14 है इसमें जो 41। 14 हम्म। इसमें अनप्रॉपर्टी राइट आ रहा है, लाइफ यूजर इंटरेस्ट का। ट्रांसफर राइट्स, हाँ, ठीक है। लाइफ इंटरेस्ट का इस पे राइट आ रहा है, हाँ। और फिर इसमें ऑब्स्टेंशियल ओनर नहीं आ जाएगा। नहीं, ठीक है फिर हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट किसी हो गया। किसी किसी बंदे के पास सिर्फ यूज करने के राइट्स हैं उस प्रॉपर्टी को, ओनर तो है ही नहीं वो, ठीक है अब मेरा क्वेश्चन क्लियर ठीक हो हो गया, सिंपल। गया। इसके ऊपर केस लो का नाम लिख लो, जया दयाल पोद्दार वर्सेस बीबी हजारा। मेरे को केस याद आ रहा है, एक समय के बहुत बड़े कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, ठीक है जी, नाम ना मैं लूंगा ना आप मेरे से नाम पूछेंगे,
ठीक है ना, थोड़ा बहुत सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है जी। उन्होंने बेसिकली उनका एक बहुत ही क्या कहूँ मतलब मुंह लगा नौकर, नौकरानी, ठीक है जी, उस नौकर के नाम पे भाई साहब हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इमूवेबल। ठीक है जी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उससे लीडर से भी ज्यादा प्रॉपर्टी। ठीक है जी, लेकिन काम वही नौकरशाही, काम वही नौकर का। ठीक है जी, बेसिकली खानसामा था बेसिकली, खानसामा ही लग मुंह लगे हो जाते हैं लीडर्स के ना, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है जी। उसका केस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने अपने आसपास कहीं, ठीक है ना, या तो हो सकता है इसी स्टेट में या फिर अपने आसपास। देख लेना, किसी ने सर्च करना हो तो सर्च कर लेना, नहीं करना हो तो मत करना। ठीक है जी। तो क्या करते थे, सीधा सिंपल उसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदवा दी। ठीक है, ध्यान रखो, जो लीडर रहता है उनको बेसिकली इस बात का खतरा रहता है कि मान लो अगर मेरी इमेज बिगड़ गई तो क्या होगा। अभी रिसेंटली मैं एक वो बता रहा हूँ, टीएमसी का एक लीडर था जिसने 4 मई को धमकी देते हुए स्टेज के ऊपर चढ़ के ये बोला कि अब 4 मई को देखते हैं, 4 मई को रिजल्ट आएगा, टीएमसी की सरकार आ रही है और फलाने फलाने लोगों की माँ बहनें, और ठीक है जी, उनका बलात्कार करना, और ये इस तरीके की धमकी दी उसने। 4 मई को रिजल्ट आया। ठीक है जी। और ये जो दूसरी पार्टियों से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी बहन बेटियों के लिए ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है जी। 4 मई को रिजल्ट आया, 5 मई को उसको घर से बाहर निकाला और फटाफट 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 उसका बक्कर उतारा। ठीक है जी, वो वीडियो देख लेना, वो अदरवाइज अवेलेबल है। ठीक है जी। पुलिस आई, पुलिस उसको लेकर चली गई, बच गया वो। अब रिसेंटली वो बाहर निकला, उसने चुनाव, जैसे छोटे वाले जो चुनाव होते हैं प्रधान के इलेक्शन लड़े, इतने बुरे तरीके से आ रहा है। ठीक है जी, उसने, उसको ये पता लग गया है कि उसका करियर एज ए पॉलिटिशियन खत्म हो चुका है। ठीक हो गया, सिंपल। मान लो किसी लीडर के बारे में ये पता लग जाए कि चोर है, पता होगा ना, टीएमसी के जहां भी कोई भी लीडर मिल रहा है तो लोग नारे लगा रहे हैं, है ना। पता होगा ना, ममता बनर्जी एडवोकेट है, केस भी चल रहा है। अब क्या हुआ कि सीएम पद से कल जो है उसने रिजाइन डाला, या रिजाइन भी डाला है, कोट पैंट पहना, ठीक है जी, वो कॉलर लगाई, ठीक है जी, वकील वाली हाई कोर्ट में चली गई, बंगाल हाई कोर्ट में चली गई, कलकत्ता हाई कोर्ट में। ठीक है जी, वहीं के वकीलों ने ही विरोध दर्ज कर दिया और उसके ऊपर केस चल रहा है। बीसीआई का नोटिस भी आया। आ गया, नोटिस आ गया। ठीक है जी, जहां भी जाती है, जहां भी ये बड़े बड़े जो मोइया मित्रा जैसे 2 रुपीज लीडर्स है, वो कौन है, वो घोष घोष, ठीक है ना, जो जो इस तरीके की, सोमैया घोष होकर के वो जो थी ना, जो बहुत आती है, वो उसका भी या तो टीएमसी छोड़नी पड़ेगी अब, नहीं तो करियर खत्म। उसका तो बहुत ब्राइट करियर था बेसिकली, वो तो एक्ट्रेस है बेसिकली, सोमैया घोष जो। लेकिन पॉलिटिक्स की चकाचौंध जो है ना, वो सिल्वर स्क्रीन की चकाचौंध से ज्यादा होती है। ठीक हो गया। देखो, अगर मैं सेक्शन में से पूछूं 41 में से एक प्रॉपर्टी गिफ्ट हुई है, बताओ सेक्शन 41 लगाए। नो। कर दो, शाबाश, वेरी गुड, नहीं लगेगा, क्यों। वो बेनामी थोड़ी ना है, गिफ्ट तो केवल अगेन देखो, मतलब दोबारा से ये माइंड में रखना पड़ेगा आपको, मेरे को याद ना कराना पड़े आपको बार बार। सिर्फ बेनामी का मतलब ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब सिर्फ बेनामी नहीं होता। जहां जहां सेक्शन 11 का एक्सेप्शन आ रहा है, जितने सेक्शन हमने एक्सेप्शन में करे हैं, जहां पर प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली नहीं जा रही, सारे आ जाते हैं लगभग। ये आपको माइंड में रखना है। यस नो। इसमें वो वाला आदमी भी है जिसके पास प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली नहीं गई है। इसमें 35 वाला भी आदमी आ गया, सेक्शन 35 वाला, कि एक आदमी आया और ट्रांसफर कर दी उसने, अब उसको इलेक्शन करना पड़ेगा, वो भी आ सकता है इसके अंदर। बट ध्यान रखना, खालस बेनामी नहीं, बेनामी का उदाहरण दिया जा सकता है, सबसे ज्वलंत या फिर सबसे प्रज्वलित जो उदाहरण है वो इसके अंदर बेनामी का ही होता है। ठीक हो गया। गिफ्ट में तो फिर उसके पास एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जाती है, ट्रांसफर है। एक आदमी ने जो ऑस्टेंसिबल ओनर था उसने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है, क्या 41 की विषय वस्तु है। ऑस्टेंसिबल ओनर इसमें ट्रांसफर है 41 में। हम सेक्शन भूल गए क्या।
ये देखो, एक पर्सन इज इन दी ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर द सेम। सवाल ये नहीं है कि बेनामी के पास प्रॉपर्टी आ रही, सवाल ये है कि एक आदमी ने, जो ओनर था प्रॉपर्टी का, उसने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है, ऑस्टेंसिबल ओनर था वो। क्या सेक्शन 41 की विषय वस्तु है? बिल्कुल सही बात नहीं है, रीजन बताओ। कंसीडरेशन नहीं है, ये देखो लिखा हुआ है। नहीं नहीं, तो फिर हम समझ नहीं रहे हैं बेसिकली। ऑस्टेंसिबल ओनर समझ में आ गया क्या हो गया, क्या होता है? यस नो, फटाफट बताओ। ध्यान रखना, मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं कि सिर्फ बेनामी नहीं है, मैं बेनामी मना नहीं कर रहा हूं कि बेनामी ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं होता, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ बेनामी नहीं है। आप सिर्फ बेनामी को कन्फाइन मत करो अपने माइंड में, ठीक है जी। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि एक बेनामी ओनर ने क्या करा, ट्रांसफर कर दिया है, ठीक हो गया जी, सिंपल। वो ऑस्टेंसिबल ओनर है इस कारण से वो अथोराइज नहीं है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। अगेन, ट्रांसफर का मतलब सिर्फ बेचना थोड़ी ना होता है, ट्रांसफर का मतलब सिर्फ ट्रांसफर होता है, हस्तांतरण करना होता है ओनली, ठीक है जी। मैं सिंपल इतना पूछ रहा हूँ कि भाई क्या 41 विषय वस्तु है? नहीं है, क्यों? क्योंकि बिना कंसिडरेशन के हुआ है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है जी। सीधा अगर ये पूछूं कि भी ग्रेटुटीज हुआ है ट्रांसफर, तो भी नहीं होगा 41, ठीक हो गया। चलो जी, ये पोद्दार का केस लिख लिया क्या? ठीक है जी। एक और लिखो केस, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी वर्सेस प्रेम बिहारी खरे। मिथिलेश कुमारी वर्सेस प्रेम बिहारी खरे, या फिर खेर, KHARE, 1989 सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डॉक्ट्राइन है, ये जो सेक्शन है 41, इसको रिट्रोस्पेक्टिवली बेसिकली अप्लाई कर दिया था। सिंपल एक लाइन लिख लो, सुप्रीम कोर्ट रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई सेक्शन 41। ठीक है जी, जिसको ओवर रूल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट लाइन में लिखो, हावेवर ओवर रूल्ड इन आर राजा गोपाल रेड्डी वर्सेस पी चंद्रशेखरन। आर राजा गोपाल रेड्डी वर्सेस पी चंद्रशेखरन, 1996। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आपको लीडिंग केस की लिस्ट लिखवाई थी ना, उसमें भी था ये। ना ना, राजा गोपाल रेड्डी वाला। साइटेशन क्या थी इसकी? 1996 सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था बनाई कि सेक्शन 41 में जो लिखा हुआ है वो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो सकता है, इसको ओवर रूल कर दिया, खत्म कर दिया 1996 में। व्यवस्था कब आई? 1989 में। खत्म कब हुई ओवर रूल को भी? 1996 में, ठीक हो गया। एक केस लो लिख लो, उसके फैक्ट्स लिख लो, ये होमवर्क है, घर से करके लेके आना, ठीक है। लिखो जरा, लिखो, राम कोमार लिखना, इधर देखो जरा स्पेलिंग, राम कोमार, कोंडू वर्सेस मैक्वीन, MECQUEEN, मैक्वीन, 1872। ठीक है जी, ये लो। एक बंदा है अलेक्जेंडर, और एक बंदी है बूनो बीबी। ठीक है जी।
ठीक है जी। ये भूनो बीबी जो है, ध्यान रखो, ये कॉन्क्यूबिन या फिर मिस्ट्रेस है ये। किसकी? अलेक्जेंडर। ठीक हो गया? संबंध आ गया इसके इन दोनों के बीच में। भूनो बीबी से एक डॉटर है, इस डॉटर का नाम है मैक्वीन। अलेक्जेंडर जमीन परचेज करता है, परचेज लैंड इन द नेम ऑफ बीबी, भूनो बीबी। भूनो बीबी जो है, इस जमीन को जो इसके नाम पर खरीदी गई है उसको मैनेज करने का काम भी करती है। ठीक है जी। भूनो बीबी जो है, इस प्रॉपर्टी को राम कुमार को बेच दे देती है। हाँ, ठीक है जी। जो अपनी मैक्वीन है, एम लिख दूं? मैक्वीन को एम लिख देता हूं। एम जो है केस फाइल कर देती है और कोर्ट को क्या बताती है कि ये जो बीबी है ना, ये तो खालिस बेनामीदार है। ठीक है जी। कौन है मालिक? फादर है इसका। अलेक्जेंडर को ए लिख देता हूं। ठीक हो गया? हाँ, बेनामीदार ओनर यानी ऑस्टेंसिबल ओनर है। Alexander actually purchased the immovable property in the ownership of ostensible owner named Bruno Bibi। ठीक हो गया? अब ठीक है, चलो। चलो जी, कलकत्ता हाई कोर्ट में केस जाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है, एम के फेवर में कर देती है केस। ठीक है ना? जो राम कुमार है, आरसी है, ये अपील लेके गया है कहाँ? प्राइवी काउंसिल में। ठीक है ना? बड़ा चंक ऑफ लैंड है, 1881। ध्यान रखना, कलकत्ता राजधानी है देश की। ठीक है ना? कलकत्ता। सही। एक समय ऐसा था कि पूरी पूरी धरती जो है कलकत्ता से ही चलती थी, पूरा बिजनेस समुद्र का। ठीक है जी। कलकत्ता से सबसे अमीर रियासत होती है इस पृथ्वी लोक के ऊपर। ठीक हो गया? चलो, समझ गए? आपने अब प्राइवी काउंसिल बनकर ये केस डिसाइड करना है। भाई आरसी के फेवर में कर रहे हो या फिर मैक्वीन के फेवर में? राम कुमार के फेवर में, मैक्वीन के फेवर में? आरसी वाई, मैक्वीन वाई। अभी करना है, बोलो जल्दी बताओ। आरसी के फेवर में। आरसी के फेवर में, दूसरा आरसी आप तो आरसी के फेवर में वाई। कैसे लगाओ? यस, सिविल इस ग्राउंड के ऊपर वो एडेबल नहीं होगा। दूसरा, बेची है तो फ्री नहीं है, चैरिटेबल नहीं है, कंसिडरेशन है। ठीक है ना? और कुछ गुड फेथ वगैरह का भी लिखा हुआ है क्या इसके अंदर? कोई रीजनेबल इंक्वायरिंग टूल लिखा हो? रीजनेबल केयर। बस, आफ्टर टेकिंग रीजनेबल केयर एसर्टेन दैट ट्रांसफरर हैड द पावर टू मेक, यस, उसके नाम पे प्रॉपर्टी बोल रही है तो वो तो है ही। देखो, एक आदमी, लेट से मैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकला हूँ। ठीक है जी। मुझे नहीं पता कि भाई आप में से कौन सा जो है ना, लेट से मैं विकास के पास चला गया। ठीक है ना? मैंने बोला विकास को, भाई तेरे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है जी भाई तू बेच दे, मैं खरीद लूंगा, अच्छे दाम दे दूंगा, मैं जितना तू बोलेगा उतने दाम दे दूंगा।
ठीक है ना, जितना रीजनेबल बनेगा, या फिर जितना जो भी कलेक्टर रेट है ना उसके ऊपर 25 और दे दूंगा मैं। ठीक है, तो विकास को लगा कि ये तो अच्छा है। ठीक है ना, अब क्या है, विकास ने बोल दिया हाँ ठीक है जी, तो मेरे ऊपर ड्यूटी है मैं जाके कागज चेक करवाऊँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि लोन ले रखा हो जमीन के ऊपर, मैं गया तहसील के अंदर, मैंने तहसील के अंदर कागज वगैरह निकलवाए, ठीक है जी, पटवारी को जो भी उसकी सेवा करनी होती है पटवारी की सेवा करी, ठीक है जी। पटवारी ने बताया कि भाई प्रॉपर्टी है विकास के नाम की, अरे इसके ऊपर कोई लोन नहीं है, जगह मौके की है, मैंने खरीद ली। सेम मैकविन के नाम पे, मैकविन के नाम पे सिर्फ इतना कि वो जो है बेसिकली अथोराइज नहीं है, हाँ ऑस्टेंसिबल ओनर है, उसके पास परफेक्ट टाइटल नहीं है, ठीक है जी। प्राइवेट काउंसिल ने ठीक कर दिया यस, ठीक है जी। बट ध्यान रखना 1881 में एक्ट आया है, केस 1872 का कर रहे हो, ठीक है ना। इस केस के ऊपर सेक्शन 41 आया है, उससे 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 पहले तो सीधा सिंपल है, जैसे अंग्रेज बोल देते हैं भाई, जैसे इनकी कोर्ट बोल देती है वैसे ही चलता था। ठीक है ना, अब देखो नाम भी देख लो, नाम भी बदल लिए पट्टों ने, अलेक्जेंडर मैक्वीन, कि ताकि अंग्रेज खुश हो जाए, शाबाशी दे, ठीक है ना। पुराने समय में बहुत इजी होता था, आपको अगर अंग्रेजों के कोप से बचना है, ठीक है जी, अगर आप नहीं चाहते कि जो मारा मारी, भाई थे तो इन्वेडर ही है बेसिकली, ठीक है जी, इन्होंने बहुत सारे करोड़ों हिंदुओं को मारा, भाई आपको ये ना मार दें तो क्या करोगे, सिंपल, और नाम सिर्फ नाम ना तो बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे भी करना पड़ेगा, डांस भी करना पड़ेगा और टीवी भी ठीक करके दिखानी पड़ेगी स्टेज के ऊपर, ठीक हो गया। चलो आगे आ जाओ, खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया। 42 छोड़ दो, 43 छोड़ दो, 43 क्राउन क्या है? चलो 43 कर लो। ट्रांसफर बाय unauthorized person who subsequently acquires interest in the property transfer। जरा पढ़ते हैं, बताना कौन सा सेक्शन याद आ रहा है, किस एक्ट का कौन सा सेक्शन याद आ रहा है, जहां पर एक बंदा फ्रॉडुलेंटली या फिर गलती से रिप्रेजेंट कर देता है कि वह अथोराइज है ट्रांसफर करने के लिए सर्टेन किसी सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी को, एंड प्रोफेस कर देता है कि वो ट्रांसफर करेगा उस प्रॉपर्टी को कंसिडरेशन के बदले में। ये जो ट्रांसफर है शेल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी, अंडरलाइन ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी, ऑपरेट ऑन एनी इंटरेस्ट which the transferor may acquire in such property at any time during which the contract of transfer subsists। जब तक ये ट्रांसफर सबसिस्ट करेगा तब तक यह कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरी रहेगा, ठीक हो गया। Nothing in this section shall impair the right of the transferees in good faith for consideration without notice of the existence of the said option। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको उस ऑप्शन का नहीं पता था, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है जी, एक पेरेंट के एक सेक्शन पे लिखा हुआ है कि एक आदमी ने झूठ बोल के या फिर उसके पास इम्परफेक्ट टाइटल था, उसने क्या करा है, ट्रांसफर कर दिया है या फिर बेच दिया है, ठीक है जी। तो ये जो परचेजर है, ठीक है जी, या फिर ये जो लेसी है, ये क्या है, बाद में उस बंदे को बोल सकता है जिसने ये बेचा है, क्योंकि उसके पास अब परफेक्ट टाइटल आ गया है। तो अब हमारे पास जो तूने टाइटल जो पिछली सेल में तूने दिया था उसको परफेक्ट करके दे हमको, याद आ रहा है, किसी सेक्शन में पढ़ा था, किसी वेरिएंट एस आर एन सेक्शन 13 रीड विद 17, ठीक है ना। इम्परफेक्ट टाइटल को अगर सब्सिक्वेंटली अगर बेटर टाइटल एक्वायर कर लिया है तो बेटर टाइटल ट्रांसफर करके देगा, ठीक है ना, तब तक ट्रांसफरी के ऑप्शन पे रहेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सिर्फ 25 के अंदर तो एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन है, सीधा सिंपल। जनरल रूल क्या है सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट वॉइड होता है, एग्रीमेंट जो होता है वॉइड होता है बिना कंसिडरेशन, लेकिन 3 सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट वैलिड रहता है। नंबर 1, यस, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, बिना कंसिडरेशन के आपने प्रॉपर्टी या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है कोई बेनिफिट देने का, ठीक है जी, प्रॉपर्टी वगैरह देने का। दूसरा, वॉलेंटरी पास्ट सर्विसेज, पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज, ठीक है जी,
तीसरा टाइम बाद डेट को चुकाने का प्रॉमिस बेसिकली। ठीक है जी, सही, डन। चलो जी आगे आगे। A Hindu who has separated from his father B sells to C क्या, 3 किले X Y and Z को, representing that कि A जो है अथोराइज है ट्रांसफर करने के लिए। ऑफ दीज फील्ड्स Z does not belong to A, इस फील्ड में Z जो है, ये जो फील्ड है ना, इसमें जो Z फील्ड था ना, यह एक से बिलोंग नहीं था। इट हैविंग बीन रिटेन्ड बाय B, यह रिटेन कर लिया गया B के द्वारा। ठीक है जी, बी कौन है, फादर है किसका, ए का। ऑन दी पार्टीशन, पार्टीशन में, बट ऑन बी इज डाइंग, बी के मरने के ऊपर ए एज हेयर, जो ए जो है उत्तराधिकारी होने के नाते ऑब्टेन कर लेता है इस जेड नामक फील्ड को। सी नॉट हैविंग रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, सी जिसको, जो ये बंदा था जिसको प्रॉपर्टी मिल रही थी, ठीक है, उसने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। मे रिक्वायर ए टू डिलीवर जी टू हिम, वो कह सकता है ए को कि भाई ये तो जी नामक जो किला है ना, ये मुझे दे दे अब। ठीक है जी, सिंपल है। ये इलस्ट्रेशन ही पूछा जाता है इसके अंदर। एक केस लो लिखो इसके अंदर, जुम्मा मस्जिद, जामा नहीं जुम्मा, 43, जुम्मा मस्जिद वर्सेस कोडी कोडिमनियंद्रा, KODIMANIANDRA, 1962 सुप्रीम कोर्ट, 1962 सुप्रीम कोर्ट। देखो जरा सोच के बताना, क्या किसी सेक्शन टीपीए का, क्या उसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है क्या आपको? आपने अभी इलस्ट्रेशन पढ़ा, ठीक है, ए का झगड़ा हो गया है अपने फादर एफ के साथ, ये अलग हो गया है, ए और एफ अलग हो गए हैं, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन ही बता रहा हूं मैं, या एब्सोल्युटली वही बताऊं जो इलस्ट्रेशन में लिखे हुए हैं? हाँ, जो इलस्ट्रेशन में लिखा है उसी को आगे बढ़ाएं या मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं उसको? चलो देखो, ए जो है, चलो मैं इसी जगह जो है सन लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, ये सन और फादर अलग हो चुके हैं, ठीक है जी। अब सन क्या करता है, रिप्रेजेंट कर देता है, हिंदू फैमिली है ध्यान रखना, ठीक है ना, कि मेरे पास 3 एकड़ है और 3 एकड़ को बेचना निकाल देता है, ठीक है ना। 3 किले हैं एक्स वाई जेड नाम के, प्रॉपर्टी के नाम होते पता हो ना, ठीक है। एक्स वाई जेड नाम के 3 किले हैं जिनको बेचना निकाल देता है ये, ठीक है जी, और बेच देता है। कल को जब पार्टीशन होता है एस और एफ के बीच में, तो एफ जो होता है वो जेड नाम के किले को, खेत को अपने पास रख लेता है, रिटेन कर लेता है, ठीक है ना, सिंपल। इसने प्रॉपर्टी बेची है किसी मिस्टर सी को, ठीक है। अब सी जो है उसने, क्योंकि उसके ऑप्शन के ऊपर पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसकी दया पे जो परचेजर है, जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी की दया के ऊपर ये एग्रीमेंट अभी भी पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है कि एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरी, ठीक है जी, सिंपल। ये क्या करता है सी, कब, एफ की मौत पर, डेथ पर, क्योंकि सी को पता है कि भैया एस कुछ भी हो, कितना ही झगड़ा हो, है तो उत्तराधिकारी ही, या तो एफ अभी प्रॉपर्टी देगा, नहीं तो मरने के बाद प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि ये तो दादा लाई है, ठीक है ना। एस का आगे कोई है नहीं, ठीक है ना। तो जैसे ही एफ की मृत्यु होगी तो सी बोलेगा किसको, एस को, कि भैया मेरे पास अब तू ये जो जेड है ना, इसका पोजेशन पहुंचा दे मेरे पास, ठीक हो गया। बस ये आपका इलस्ट्रेशन है, ये आपका सेक्शन 43।
ठीक है जी। अब सिंपल बताना, क्या आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है? मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, देखो। ये जो मैं सिंपल हिंट देते हुए आपको बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला? उत्तराधिकारी है। जो भी फ्यूचर में सक्सेशन होकर प्रॉपर्टी आ रही है भैया, वो तो स्पेस सक्सेशन है। क्या स्पेस सक्सेशन को कोई जिक्र आया था? सक्सेशन बाय चांस। क्या वो टीपीए की विषय वस्तु है? क्या वो ट्रांसफेरेबल है? नहीं है। लेकिन यहां पर तो भाई साहब हो गया। यही 43 कह रहा है। हाँ, बट ये ध्यान रखना, किस चीज का भाई? स्पेस सक्सेशन में मेरे पास वो दूर रिश्तेदारी से कहीं से कोई प्रॉपर्टी आएगी ना, वो प्रॉपर्टी का ले आज, और मैं आप और मैं बैठकर आज उस प्रॉपर्टी का वो कर लेते, मैं आपको भेज दूंगा किला। अगर मेरी मामा की, मौसी की, ताई की, बेटी के, ससुर के, पोते की, बेटी का, लड़के की शादी का हो गया, ठीक है जी, तो वो प्रॉपर्टी मुझे आ जाएगी, एक किला आ जाएगा भाई, वो मैं आपको दे दूंगा। इसमें तो ऐसा है, इसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। हम्म। देखो कॉम्प्रोमाइज ये डेट की डेट वो मिला ना तो बेसिकली जो आपको जो केस लो लिखवाए हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया कोई भी डिस्प्यूट नहीं, किसमें था स्पेशल सेक्शन, किसमें आया था? कौन सा सेक्शन था? यस, शाबाश, सेक्शन 6 ए। पहला ये है, सेक्शन 6 का ए ही है। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है केस के अंदर कि नहीं, 43 में और ए में आपस में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। इसके पास तो बस आ ही रही है ना, हम्म। इसके पास तो प्रॉपर्टी तो भी ध्यान रखना, स्पेस सक्सेशन का मतलब होता है सक्सेशन बाय चांस। ठीक है ना? इस केस के अंदर बाय चांस ही आ रही प्रॉपर्टी, स्पेस सक्सेशन की डेफिनेशन में आ गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 43 का और उधर कोई डिस्प्यूट नहीं है। हाँ, अगर समझने के लिए आपको करना है कि प्रॉपर्टी में चांस की बात नहीं है, तो प्रॉपर्टी आनी थी, फिक्स ही था, तो समझ सकते हो, कोई टेंशन नहीं। 43 और वो 6 का ये मतलब है। मतलब 43 में कंडीशन हो सकती है कि टाइटल का फ्यूट करके दे दे, मतलब 43 में ये कह रहा है टाइटल को सही करके दे दे, प्रॉपर करके नहीं। सिंपल ये बोल रहा है कि एक आदमी जो ऑथोराइज था, उसने जो है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है। ठीक है ना? तो जो ट्रांसफरी है, अगर वो चाहे तो बेसिकली इन फ्यूचर अगर सब्सिक्वेंटली कोई बेटर टाइटल आए, परफेक्ट टाइटल आए, ठीक है ना, तो उसको ठीक करने के लिए बोल सकता है। इसके साथ में हमने सेक्शन 13 एंड 17 एस सारे पढ़ा। ठीक है ना? अब केस के अंदर सीधा सिंपल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सेक्शन 6A जो है वो सब्सटैंटिव लॉ है, लेकिन किंतु परंतु जो 43 है सेक्शन, वो रूल ऑफ एविडेंस है। क्यों? क्योंकि यह एस्टोपल का रूल क्रिएट कर रहा है। एक बार अथोराइज कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई ये जमीन मेरी है, वो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है जी, तो अब रिट्रैक्ट करने नहीं दिया जाएगा। बेसिकली 43 इज अ रूल ऑफ एविडेंस, सेक्शन 6A इज अ सब्सटैंटिव लॉ। ठीक है ना? तो इनका आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं है। आओ 44, ट्रांसफर बाय वन को ओनर। जहां पर वन ऑफ टू और मोर को ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लीगली कॉम्पिटेंट हैं इन दैट बिहाफ के वो ट्रांसफर कर दे अपना शेयर उस प्रॉपर्टी में से, या अपना इंटरेस्ट देर इन। जब ये जो ट्रांसफरी है एक्वायर करेगा एज सच शेयर, उतना शेयर या फिर उतना इंटरेस्ट, एंड सो फार एज इज नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द ट्रांसफर, द ट्रांसफरर्स right to
joint possession or other common or part enjoyment of the property, and to enforce a partition of the same, but subject to the condition and liabilities affecting at the date of the transfer the share or interest so transfer। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात, जो भी करना पड़े भैया, पार्टीशन पुर्टीशन जो कुछ भी करना पड़े वो करना पड़ेगा। ठीक है जी, लेट्स से 4 आदमी थे, मैं हटा रहा हूँ उसको। ये लो, ये एक जमीन का टुकड़ा है, मैं ये नहीं बता रहा कितना बड़ा है, ठीक है ना। ये देखो, इसके 4 टुकड़े कर देता हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, ध्यान रखना, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। नोबडी नोज कि डी का ये वाला है, बी का ये वाला है, ठीक है जी, कौन सा है, ठीक है जी, नोबडी नोज, सिंपल। हाँ, ये जरूर है कि भाई 25% या फिर चौथा हिस्सा है, 1/4 के लिए है ये, 1/4 में क्या है, को ओनर्स है। ठीक हो गया। अब ए ने प्रॉपर्टी बेच दी है, कौन सी, क्योंकि कब्जा मांग रहा है, जो ट्रांसफरी है टी जो है वो कब्जा मांग रहा है, भाई मैं तो कब्जा कर रहा है, मैं तो 4 दीवारी करूंगा। ठीक है जी, तो कौन सी जगह लूं, इसमें यहाँ आऊं, यहाँ आऊं, यहाँ आऊं, यहाँ आऊं, कहाँ आऊं। ठीक है जी, ये क्या करेगा, जो भी पार्टीशन वगैरह करना वो अपना करवा देगा, इसको ये वाली जगह मिल जाएगी, वो बोलेगा ले भाई इसमें 4 दीवारी खींच ली, ये लो 4 दीवारी खींच ली, ये रोड वाली जगह थी, यहाँ पे गेट लगा लिया, वर्ष जो जैसे किया वो। ठीक हो गया, सिंपल। चलो आगे आ जाओ। जैसे को ओनर प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, क्या ज्वाइंट ओनर या फिर ज्वाइंट ट्रांसफरी हो सकते हैं? यस, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है ना, अपना बाद में फिक्स कर लेंगे। अकाउंट्स भी होते ठीक है जी, तो फिर इसको पढ़ो चाहे मत पढ़ो, कोई टेंशन नहीं। 46, ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन बाय पर्सन हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन बाय पर्संस हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट देयरिन, जो ट्रांसफर्स हैं आर इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी एंटाइटल्ड टू शेयर इन कंसिडरेशन इक्वली where their interest in the property were of equal value, and जहां पर interest were unequal value proportionately ले लेंगे। सीधी सिंपल सी बात है, जितना हिस्सा है उस हिसाब से ले लेंगे, सीधी सिंपल सी बात। चलो आगे आ जाओ। जहां पर 47, सेवरल को ओनर्स हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में, ट्रांसफर करते हैं शेयर देयर इन विदाउट स्पेसिफाइंग दैट द ट्रांसफर इज टू टेक इफेक्ट ऑन एनी पर्टिकुलर शेयर और शेयर ऑफ ट्रांसफरर्स। अब ट्रांसफर छोड़ दो, एक बार मैंने निशान लगवाए हुए आपको ना, मेरा बेर्ट बाहर रह गया, या फिर चलो 4 मिनट है, 50 है इनके पास। इनके पास सीधा 50 है। रेंट बोनाफाइड पे टू होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल, जो भी होल्डर रहेगा, ठीक है जी, और ट्रांसफर हो गई है, डिफेक्टिव टाइटल हो गया है, तो बेसिकली क्या है, रेंट होल्डर के पास जाएगा। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन रहेगा शायद इसका, चलो इलस्ट्रेशन देख लो। ए लेट्स से फील्ड टू बी एट ए रेंट ऑफ ₹50। ए एक खेत बी को किराए पे देता, 50 रुपए का रेंट है, एंड देन उसके बाद ट्रांसफर कर देता उस खेत को सी के पास। रेंट पे तो दे दिया बी को और ट्रांसफर कर दिया सी को। बी हैविंग नो नोटिस ऑफ द ट्रांसफर, बी को नोटिस ही नहीं है, बी को पता ही नहीं है, इन गुड फेथ पे कर देता है रेंट ए को। बी इज नॉट चार्जेबल विद द रेंट सो पेड। ठीक है जी, बी के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा, सीधी सिंपल सी बात है। इम्प्रूवमेंट मेड बाय बोनाफाइड होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल्स, किसका रहेगा, चलो फटाफट पढ़ देते हैं। जहां पर ट्रांसफरी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी मेक्स एनी इमूवेबल इंप्रूवमेंट ऑन द प्रॉपर्टी बिलीविंग गुड फेथ में दैट ही इज एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड देयर टू एंड ही इज सब्सिक्वेंटली एविक्टेड देयर फ्रॉम, और उसमें से निकाल दिया बाद में उसको, बाय एनी पर्सन, किसी बंदे के द्वारा जिसके पास बेटर टाइटल था,
तो जो ट्रांसफरी है उसके पास राइट रहेगा कि वो रिक्वायर कर सके बंदे को कॉजिंग द एविक्शन, जिसने एविक्शन कॉज किया है, ईदर टू हैव द वैल्यू ऑफ द इंप्रूवमेंट, ठीक है जी, कि वो वैल्यू दे उसकी, ठीक है जी, एस्टिमेटेड एंड पेड एंड सिक्योर्ड टू द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी को सारी सारी वैल्यू दे, और टू सेल हिज इंटरेस्ट, या फिर अपना इंटरेस्ट सेल कर दे इन द प्रॉपर्टी टू द ट्रांसफरी, किसके पास, ट्रांसफरी के पास, एट दी देन मार्केट वैल्यू के ऊपर। बस इतना ही कर दो, काफी है, ये ठीक है हेडिंग जी, से करवाएगा हमने, बाउंड्री हेडिंग सिंपल 53। हेडिंग 53 ए बी हाँ हेडिंग सिंपल हेडिंग से करो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयर टू, ठीक है जी, आ जाओ, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर 53 के अंदर आ गया है, ठीक है जी, फिर आ जाओ, पार्ट परफॉर्मेंस देखना, देख लेना, कल जो है आपका सेल सारा का सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा, चैप्टर 3 आपका कहाँ तक है ये सर 57 तक। ठीक है जी, उसके बाद मोर्गेज आ जाएगा, ध्यान रखना, मोर्गेज से सवाल पक्का है, चाहे पीटी चाहे मेंस, जिस जिस स्टेट में अगर टीपीए सिलेबस में है, ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जो पीटी में भी फिक्स हैं, जो मेंस में भी फिक्स हैं, जैसे कि ऑस्टेंसिबल ओनर, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, जैसे कि सेक्शन 6 से लेकर 5 से लेकर सेक्शन 11 तक बेसिक, ठीक है, फिक्स हैं। ऐसे ही एक पोर्शन है, कौन सा, मोर्गेज वाला ही, ऐसे ही आगे गिफ्ट आएगा, ऐसे ही आगे लीज आएगा, ये फिक्स हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कल ही जो है मोर्गेज शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल आपको मोर्गेज 6 प्रकार की बता दी जाएगी किसी भी स्टेट में, जिसमें है एक सवाल सेक्शन 58 से पक्का है, पीटी में पक्का है, फिक्स है, बिल्कुल। गुजरात में टीपी होता था बेसिकली सिलेबस में, ठीक है जी, एक साल भी ऐसा नहीं गया कि बेसिकली क्वेश्चन 58 से ना आया। अब तो खैर पेपर दिए बहुत टाइम हो गया, लेकिन एक समय ऐसा था टीपीए हम बेसिकली फिक्स पढ़ के जाते थे कि ये पढ़ेंगे, बस उसी में से याद आता था, ठीक है जी। जितना ये मोर्गेज, मोर्गेज कहाँ तक है, कहाँ तक है नवदीप? ये सर चैप्टर हाँ 4 है। आज पार्टनरशिप जो है वो कंप्लीट करा दूंगा, पार्टनरशिप नहीं आज करेंगे उसको, हाँ, सेल्स ऑफ गुड्स कंप्लीट कंप्लीट करा दिया कल, सेल्स ऑफ गुड्स कंप्लीट करा दिया, और आधा हो चुका है बेसिक पार्टनरशिप, कहाँ तक है, 104 तक। तो इसको कंप्लीट करेंगे बेसिकली, ठीक है ना, जितना इम्पोर्टेंट होएगा, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या है, हम इम्पोर्टेंट करेंगे, फिर आगे रिडम्पशन आ जाएंगे, ठीक है जी। 104 तक इसको निपटाने की कोशिश करेंगे कल, ठीक है जी। परसों जो है आपका लीज हो जाएगा, परसों लीज हो ही जाएगा, और आपका आ जाएगा बेसिकली क्या, गिफ्ट, एक्सचेंज आ जाएगा, और एक्सचेंज के बाद सीधा आपका गिफ्ट आ जाएगा, गिफ्ट के बाद यह खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। आपका कल हो गया, कल बृहस्पति, शुक्र शनि खत्म, शनिवार तक। शनिवार तक खत्म करा, ठीक है सर। ठीक है ना। ध्यान रखना ये जो मेरे टाप के चलेंगे, मैं इसका कोई पीटी वगैरह नहीं लूंगा, ठीक है ना। शनिवार का या फिर एक दिन ऐसा फिक्स कर लेते हैं जिसमें बेसिकली हम सारे की सारी इसकी वो निकाल लें, जो भी क्वेरी वगैरह है, ठीक है ना। अगर कहोगे तो फिर बाद में जैसे इन सारे मेरिट का एक पीटी करवा दूंगा। इसके बाद फिर कौन सा वो करवाओगे?